दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ अर्थात भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं दोस्तों। तो दुनिया में वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर उनमें से हम हर एक चीज़ को माप नहीं सकते। तो दुनिया की ऐसी चीज़ें या ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं दोस्तों। तो परिभाषा समझ लेते हैं भौतिक राशि की कि भौतिक राशि किसको कहते हैं। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि या फिर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। तो दोस्तों हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तभी उस चीज़ को हम माप सकते हैं या नाप सकते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है दोस्तों परिमाण और दूसरा होता है इकाई। परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट। दूसरा क्या है? यूनिट। ठीक है। परिमाण अर्थात मात्रा, और मात्रा को हम हमेशा नंबर्स में दर्शाते हैं दोस्तों। जैसे मैं कहता हूँ कि ये 1 लीटर दूध है, तो मैंने क्या कहा? 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध, तो ये तो पदार्थ हो गया। ठीक है, ये तो एक राशि हो गई। ये एक क्या हो गई? राशि हो गई। बट इसमें देखिए ये क्या है? एक नंबर है। ये जो है एक नंबर है। ये हुआ परिमाण। परिमाण अर्थात मात्रा दोस्तों। क्या हुआ? परिमाण अर्थात मात्रा को ही परिमाण कहा जाता है। ठीक है, परिमाण को ही या फिर मात्रा को ही परिमाण कहा जाता है, या फिर परिमाण को मात्रा कहा जाता है। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक जो है वो क्या है? मात्रा है। ये हो गया परिमाण। जो परिमाण होता है वो हमेशा नंबर्स में होगा। और दूसरा क्या है? लीटर क्या है? ये इकाई हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? इकाई। तो अगर हम किसी चीज़ को मापते हैं जो भौतिक राशि होती है उसमें हमेशा ये दोनों चीज़ें होंगी। पहला परिमाण भी होगा, दूसरा उसमें इकाई भी हो गया। ठीक है, तो दोनों से मिल करके एक भौतिक राशि बनती है दोस्तों। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भौतिक राशि बराबर होता है परिमाण गुणा इकाई। परिमाण गुणा इकाई, इस तरीके से। जैसे मैं दूरी की बात करता हूँ, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये दूसरा पॉइंट है। इसके बीच की लंबाई क्या हो गई या फिर दूरी हो गई अगर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी 1 किलोमीटर। देखिए ये भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की लंबाई को हम माप सकते हैं कि ये है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में एक क्या है? एक ये है मैग्नीट्यूड या फिर परिमाण। एक जो है वो है परिमाण, और किलोमीटर जो है वो है इकाई या फिर यूनिट दोस्तों। ठीक है, तो देखिए परिमाण और इकाई से मिल करके एक भौतिक राशि बनती है। ठीक है, भौतिक राशि में इन दोनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है, मस्ट है वो। ठीक है, उसमें परिमाण भी होना चाहिए, उसमें यूनिट भी होना चाहिए, तब जाकर वो एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो हमने जाना कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एक तो परिमाण आवश्यक है, दूसरा यूनिट या इकाई आवश्यक है दोस्तों। दोनों के मिक्सर से ही या फिर दोनों को मिलकर ही एक फिजिकल क्वांटिटी बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशियाँ जो है ये 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी होती है? चलिए देखते हैं।
पहला अदिश राशि, ये दो प्रकार की होती है दोस्तों। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, पहला अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। दूसरा है सदिश राशि, इंग्लिश में कहें तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होता है, दिशा या डायरेक्शन, दिशा या डायरेक्शन, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जबकि सदिश राशि क्या है दोस्तों, तो सदिश राशि में परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा या डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि जो अदिश राशि है दोस्तों उसमें परिमाण भी होता है अर्थात मात्रा भी होती है और उसकी दिशा भी होती है। जबकि सदिश राशि में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि जो अदिश राशि है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जबकि सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है दोस्तों। तो इसमें दोनों होता है। तो ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशि कहलाती है। जबकि ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशि कहलाती है दोस्तों। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल चलिए देखते हैं अदिश राशियों और सदिश राशियों की। तो जैसे अदिश राशि के एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं कार्य, ऊर्जा, समय, ठीक है, दूरी, है ना, कार्य, ऊर्जा, समय, दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन। ये जो हैं कुछ एग्जाम्पल अदिश राशि के। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सदिश राशि के भी देख लेते हैं। तो वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। तो सदिश राशि कौन कौन सी है देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। और अदिश राशियों के एग्जांपल कार्य, ऊर्जा, समय, दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन। ये जो हैं अदिश राशियाँ हैं और ये जो हैं वो सदिश राशियाँ हैं दोस्तों। तो ये जो दिख रहे हैं राशियाँ, इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जबकि इन राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को कि आखिर वो होती क्या है, उनको हम आप समझते हैं। ठीक है, तो पहली फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं हम दूरी, कि दूरी होती क्या है। दूरी या डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस। तो दूरी क्या होती है पहले वो समझते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, मैंने इन दोनों को मिला दिया इस तरीके से, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच ये देखिए क्या दिख रहा है, एक लंबाई दिख रहा है। तो यही होता है इसका दूरी। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं दो बिंदुओं, पॉइंट ए पॉइंट बी है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। ये देखिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। इन दोनों के बीच में ये एक लंबाई है दोस्तों। तो ये जो लंबाई है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यही दूरी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, यही दूरी कहलाती है। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को
दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है ये, ठीक है, ए। अब ये इस तरीके से घूमते हुए ये यहाँ आ गया है पॉइंट बी। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो इसके बीच की ये पूरी जो लंबाई है ये क्या कहलाएगी? ये दूरी कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? दूरी। मान लीजिए इसके बीच की लंबाई है 5 किलोमीटर, लंबाई है 5 किलोमीटर, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इनके बीच की दूरी कहलाएगी दोस्तों 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर इन दोनों बीच ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच की लंबाई है 100 किलोमीटर, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इनके बीच की दूरी भी 100 किलोमीटर कहलाएगी। कहने का तात्पर्य है दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है दोस्तों वही दूरी कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि चाल भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो चाल क्या होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक सेकेंड में चली गई दूरी, एक सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो चाल होता है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा में हो सकती है, चाहे सामने हो सकती है, पीछे हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, राइट भी हो सकती है दोस्तों। तो चाल किसी भी दिशा में हो सकती है। तो एक सेकेंड में हम किसी भी दिशा में जो दूरी तय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चाल कहते हैं दोस्तों। एक सेकेंड में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वो किसी भी दिशा में हो सकती है, उसकी दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। तो जो दिशा फिक्स ना हो और वो दूरी तय करते हैं उसको हम चाल कहते हैं। तो एक सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मान लीजिए एक पॉइंट है दोस्तों, मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, तो ये जो दूरी हो ये भी यहाँ भी हो सकती है, इधर 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 भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये जो दूरी हम तय करते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में तय कर सकते हैं एक दिए गए समय अंतराल में, एक दिए गए समय अवधि में दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए हम वो समय अवधि है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में मान लीजिए मैं इधर तय करता हूँ दूरी, तो चाल जितनी भी दूरी तय करेंगे तो वो मान लीजिए यहाँ 1 मीटर तय करता हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मेरी चाल है 1 मीटर प्रति सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में मैं ये दूरी तय करता हूँ तो। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में करता हूँ ये भी अगर 2 मीटर है तो मैं कहूँगा कि मेरी चाल है 2 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का तात्पर्य है कि जो स्पीड होते हैं उसमें दिशा फिक्स नहीं होती, दिशा निर्धारित नहीं होती है दोस्तों। दिशा कोई भी हो सकती है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, उल्टे तीर से कहीं भी जा सकते हैं, वो चाल कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब वेग। तो देखिए चाल में दिशा निर्धारित नहीं थी, केवल उसमें दूरी तय करना था। अब आगे देखते हैं वेग दोस्तों। ठीक है, वेग या वेलोसिटी। तो देखिए इसको आप गौर कीजिएगा, इसमें है 1 सेकेंड में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। अब देखिए चाल में क्या था, दिशा वो निश्चित नहीं थी दोस्तों, बट इसमें दिशा निश्चित होती है। जो वेग है या वेलोसिटी है उसमें दिशा निश्चित होती है। अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो हमको पूर्व दिशा में ही जाना है, अगर हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो हमको पश्चिम दिशा में ही जाना है। हम इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं चल सकते। अगर हम टेढ़े मेढ़े चले तो वो वेग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जो वेग है उसमें पहला क्या होगा था, इसमें निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा। ठीक है, वेग में क्या है, निश्चित दिशा। इसमें दिशा भी मैटर करता है, इसको हम दिशा बस लिख देते हैं। इसमें दिशा भी होती है, दूसरा इसमें दूरी भी होती है दोस्तों। ठीक है,
दूरी तय करेंगे बट एक निश्चित दिशा में तय करेंगे। हमको पता हो रहेगा कि हमको किस दिशा में जाना है, वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है। बट जो चाल था उसमें केवल हमको डिस्टेंस से मतलब था, हमको दूरी से मतलब था, हमको डायरेक्शन से बिल्कुल भी मतलब नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो चाल में क्या होता है, केवल इसमें डिस्टेंस होता है, इसमें केवल क्या होता है, डिस्टेंस होता है दोस्तों, इसमें दिशा नहीं होती है। चाल में दिशा नहीं होती, बट जो वेग है या वेलोसिटी है उसमें डिस्टेंस भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करता है। इसमें डिस्टेंस भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करता है दोस्तों। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी के लिए दूरी भी होना चाहिए और एक निश्चित दिशा भी होना चाहिए। इसमें दिशा का भी महत्व होता है जितना दूरी का महत्व होता है दोस्तों। तो 1 सेकेंड में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, हम उसको वेग कहते हैं। तो देखिए, अगर चाल और वेग में अंतर करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा दोस्तों, चाल और वेग। ठीक है, तो चाल में दोस्तों जो है दूरी तो होता है बट इसमें दिशा नहीं होता। चाल में दूरी तो होता है बट दिशा नहीं होता, जबकि वेग में दोस्तों दूरी भी होता है और दिशा भी होता है। वेग में क्या है, दूरी भी होता है और दिशा भी होता है, दोनों इसमें लागू होता है। जबकि चाल में केवल दूरी से मैटर होता है, दूरी ही महत्व रखता है जिसमें चाल में, इसमें दिशा महत्व नहीं रखता। हम दिशा की बात नहीं कर सकते, चाल में हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं बट वेग में हम एक निश्चित दिशा में जाते हैं दोस्तों। वो दिशा पहले से निर्धारित होती है कि हमको इसी दिशा में जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको चाल और वेग समझ में आया होगा। दोस्तों, हमारी अगली भौतिक राशि है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है वो समझते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वेग में एक दूरी भी होती है और एक दिशा भी होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित गति से दूरी तय कर रहा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो एक दिशा में, इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो वो एक वेग से दूरी को तय कर रहा है, एक समान वेग से। ठीक है, एक समान वेग से दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पर ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए से उसने दूरी तय करना प्रारंभ किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर पॉइंट बी तक उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही उस पूरी दूरी को तय किया, तो उसने एक समान वेग से उस पूरी दूरी को तय किया दोस्तों। ठीक है, उसने क्या किया, एक समान वेग से पूरी दूरी को तय किया। बट अगर किसी पॉइंट पर, इस बीच किसी पॉइंट पर उसके जो वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, जैसे वेग कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बट अगर वो 5 होना चाहिए था एक्चुअल, बट अगर किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर वो 5 से 4 हो गया, 5 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए था। बट अगर इस पॉइंट पर उसका जो वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उसका त्वरण उत्पन्न हो गया, उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया क्योंकि वेग में परिवर्तन हो गया। देखिए, वेग कितना था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बट उसमें परिवर्तन हो गया, वो कितना हो गया, 5 से घट करके 4 हो गया, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया दोस्तों। हमारा परिभाषा डेफिनेशन क्या कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जैसे ही वेग में परिवर्तन होता है वो तुरंत त्वरण कहलाता है दोस्तों। जैसे 5 से 4 हुआ, उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। अगर ये 5 से इस पॉइंट पे, अगर ये 5 से 6 हो गया, एक्चुअली इसमें 5 होना चाहिए वेग, एक समान वेग से जाने के लिए, है ना। तो वेग कितना है इसका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस पॉइंट पर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया,
तो देखिए 5 से फिर बढ़ गया, पहले तो कम हो गया था तो त्वरण उत्पन्न हो गया था। देखिए इस पॉइंट पर ये 5 से 6 हो गया तो फिर त्वरण उत्पन्न हो गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो त्वरण उत्पन्न होने के लिए वेग में परिवर्तन होना आवश्यक है, ठीक है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, एक समान से पूरी दूरी को तय कर लिया, वहाँ पर त्वरण 0 होता है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर त्वरण 0 होता है। तो त्वरण 3 प्रकार के हो सकते हैं, त्वरण 3 प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा, पहला धनात्मक त्वरण होता है, धनात्मक त्वरण। दूसरा ऋणात्मक त्वरण और तीसरा है शून्य त्वरण दोस्तों, शून्य त्वरण। अब समझाता हूँ कैसे। देखिए अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, ठीक है, अगर उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मान लीजिए उसका वेग निर्धारित किया गया था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, उसका वेग निर्धारित किया गया था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब वेग किसको कहते हैं आप जानते हैं कि एक निश्चित दिशा में, ठीक है, ये इसी दिशा में जाएगा एक निश्चित गति से, तो उसका वेग है। अगर उसका दिशा चेंज हो जाता तो फिर वो वेग नहीं रहता, वो क्या हो जाता, चाल हो जाता। बट एक निश्चित दिशा में जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो उसका वेग हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर उसने पूरे रास्ते में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय की, अर्थात उसके कहने का मतलब है कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, तो वहाँ पर शून्य त्वरण होता है। वहाँ पर क्या होता है, शून्य त्वरण होता है। नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, तो शून्य त्वरण होता है। अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहाँ पर शून्य त्वरण होता है दोस्तों। अगर उसने पूरी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर लिया, तो वहाँ पर शून्य त्वरण हो गया, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ, सीधी सी बात, ठीक है। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो वहाँ उसमें कोई त्वरण उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होने की बात ही नहीं है ना। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होता उसमें शून्य त्वरण होता है, ठीक। अब देखते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों अगर कोई पिंड या कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, तो उसका एक वेग फिक्स कर लिया गया है कि इसका वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बट अगर उसके वेग में चेंज हो गया, अगर वो 5 से 6 हो गया, तो देखिए 5 से 6 बढ़ गया, तो उसमें क्या हो जाए, पॉजिटिविटी आ गई, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा हो गया, तो वो धनात्मक त्वरण कहलाता है दोस्तों। जब बढ़ जाता है वेग तो उसमें धनात्मक त्वरण हो गया। जब वेग बढ़ जाता है, जो लिमिटेड जो उसका वेग निर्धारित किया गया था उससे अगर वो बढ़ जाता है तो उसमें धनात्मक त्वरण है। और जब वो घट जाता है, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा था तो पहले इस पॉइंट पर कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यहाँ पर घट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। तो यहीं पर लिख देता हूँ निगेटिव त्वरण या एक्सीलरेशन, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन या त्वरण, ठीक है। तो वेग जब बढ़ जाता है निश्चित जो है उससे, तो वो क्या हो जाता है, धनात्मक त्वरण हो जाता है दोस्तों। और अगर वेग घट गया तो वहाँ पर हो जाता है ऋणात्मक त्वरण या निगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। और अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं होता तो वहाँ पर होता है जीरो एक्सीलरेशन, अर्थात जीरो त्वरण या शून्य त्वरण, ठीक है। तो इसके 3 कंडीशन होती है त्वरण की। त्वरण जो है वो शून्य भी हो सकता है अगर उसका वेग परिवर्तित नहीं होता है। त्वरण जो है वो धनात्मक हो सकता है अगर उसका वेग बढ़ जाए। त्वरण ऋणात्मक हो सकता है अगर उसका वेग घट जाए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होती है दोस्तों त्वरण की। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला फिजिकल क्वांटिटी ये है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है डिस्प्लेसमेंट की। चलिए समझाता हूँ ये किस तरीके से। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक व्यक्ति यहाँ गया पहले, फिर यहाँ गया दोस्तों, ठीक है। ये एक पॉइंट है ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये ओ मान लीजिए, ठीक है। तो
व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते हुए यहाँ पर गया और यहाँ से फिर चलकर वो यहाँ आ गया दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हो गई 5 किलोमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो गई 10 किलोमीटर। तो हमारे जो डेफिनेशन क्या कहता है कि वस्तु की प्रारंभिक अर्थात ये एवं अंतिम बिंदु अर्थात ये, इनके बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी अर्थात सीधी दोस्तों, बिल्कुल जहाँ लंबवत की बात आती है वहाँ बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच दीजिए दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो हो जाता है लंबवत दूरी, ठीक है। तो इस दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। क्या कहा जाता है? विस्थापन दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? विस्थापन। अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की बात करें, ये दूरी हो जाएगी, बट जो विस्थापन होगा दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लंबवत रेखा खींच दीजिए, जो लंबवत रेखा की लंबाई होगी वही क्या होगा? विस्थापन होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, ए, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये इस तरीके से कहीं से भी चलते हुए यहाँ आता है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ से जितना भी ये देख रहा है आपको लंबाई, ये इसकी दूरी हो गई, बट इसका विस्थापन क्या होगा? तो पॉइंट ए पर और पॉइंट के बीच में एक सीधी रेखा खींच दीजिए इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई या दूरी हो गई वही विस्थापन हो गया दोस्तों। जो प्रारंभिक बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है, उनके बीच में एक सीधी रेखा, एक लंबवत रेखा खींच दीजिए, तो उस लंबवत रेखा के बीच की जो लंबाई है या दूरी है वही क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो विस्थापन दूरी को नहीं कहते हैं, ठीक है, पूरी दूरी को नहीं कहते हैं, बल्कि जो लंबवत दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, उसे हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ तक गए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से भी यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट ये हो गया ए, ठीक है, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, ये हमारा बी, ठीक है। अब इसका विस्थापन क्या होगा? ये पूरा दूरी विस्थापन नहीं होगा, जबकि या पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एक सीधी रेखा खींच दीजिए, एक सीधी रेखा खींच दीजिए इस तरीके से, ठीक। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एक सीधी रेखा खींचिए, ये इनिशियल पॉइंट है या प्रारंभिक बिंदु है, ये फाइनल पॉइंट है या अंतिम बिंदु है दोस्तों। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो लंबवत दूरी है, यही क्या हो जाएगी? ये विस्थापन हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए ये दूरी है 1 किलोमीटर, ठीक है, और ये पूरी दूरी है मान लीजिए 10 किलोमीटर। तो हम विस्थापन निकालने के लिए इस पूरी दूरी से मतलब नहीं है, केवल जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उनके बीच की जो दूरी है, जो लंबवत दूरी है या न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। और ये जो विस्थापन है 1 किलोमीटर है, क्योंकि इसके और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है या न्यूनतम दूरी है वो है दोस्तों 1 किलोमीटर। तो अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में विस्थापन निकालने के लिए कहा जाए, तो आपको बस करना क्या है? दोनों के बीच में इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, उनके बीच में एक सीधी रेखा इस तरीके से खींच दीजिए। उस सीधी रेखा की लंबाई जो होगी वही विस्थापन होगा, उस पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है उसका, ठीक है। हमको मतलब नहीं है, मान लीजिए ये इधर से घूमते हुए इस तरीके से आया है, हमको इधर जो दूरी है उससे मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। हमको केवल जो इनिशियल पॉइंट रहेगा और फाइनल पॉइंट रहेगा या अंतिम बिंदु रहेगा, उनके बीच के लंबवत दूरी से मतलब रहेगा। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो लंबवत दूरी होती है दोस्तों, वही क्या होती है? वही होती है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो विस्थापन भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, चलिए बताता हूँ कौन कौन से। विस्थापन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शून्य विस्थापन, दूसरा है धनात्मक विस्थापन और तीसरा है ऋणात्मक विस्थापन। ठीक है। विस्थापन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला शून्य विस्थापन, दूसरा धनात्मक विस्थापन, तीसरा ऋणात्मक विस्थापन। चलिए समझाता हूं।
तो हमने क्या जाना है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए। यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया, यहाँ गया। ठीक है, यहाँ गया पॉइंट बी पर। अब देखिए वहाँ से फिर चलकर वो यहीं पर आ गया। पहले तो यहाँ पर गया, ठीक है, फिर वो मुड़ करके यहीं पर आ गया दोस्तों, इसी पॉइंट पर। तो अब देखिए इसकी इनिशियल पॉइंट भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो इसके बीच में कुछ दूरी बन रहा है क्या? तो इसके बीच में कोई भी दूरी नहीं बन रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ गया ऐसे और पुनः लौटकर उसी पॉइंट पर इस तरीके से आ गया। अब देखिए मैंने कोई दूरी तय की क्या? मैंने कुछ दूरी तय की, लेकिन जो अंतिम बिंदु पे मैं पुनः वापस आ गया। हमारी परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है उनके बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब देखिए मेरे जो दूरी तय की, पुनः उसी दूरी पर या उसी पॉइंट पर मैं आ गया। देखिए घूमकर यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, यहाँ से पुनः उसी पॉइंट पर आ गया। अब इसमें कोई दूरी बनती नहीं है दोस्तों। तो इस कंडीशन में जब हम जहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं पुनः उसी पॉइंट पर अगर आ जाते हैं तो हमने कोई भी लंबवत दूरी यहाँ पर बनाते नहीं हैं, है ना। तो उस कंडीशन में होता है हमारा विस्थापन शून्य। अगर जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किए चलकर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो उस कंडीशन पे कोई भी विस्थापन नहीं होता है। उस कंडीशन में जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों। क्या होता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट, अर्थात शून्य विस्थापन होता है। ठीक है, अगर अब ये पहला कंडीशन हो गया शून्य विस्थापन का। अब धनात्मक विस्थापन क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, व्यक्ति यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। अब उसका टारगेट है यहाँ पर जाना। यहाँ पर ये मान लीजिए ये एक घर है, ये क्या है? एक घर है दोस्तों। ठीक, अब उसको यहाँ जाना है। ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है। अब इसको यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर जैसे ही वो पहुँचेगा वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर दे, क्योंकि वो क्या है, उसका टारगेट है, वहाँ पर उसको पहुँचना है। तो इस पॉइंट से वो इस पॉइंट पर गया तो उसने कुछ दूरी तय की, ठीक है, यहाँ पर आया वो। अब यहाँ से यहाँ के बीच की क्या हो गई? लंबवत दूरी, है ना। तो जब वो अपने टारगेट में जाता है, पॉजिटिव दिशा में जाता है दोस्तों, तो क्या कहलाता है? वो धनात्मक त्वरण कहलाता है। सॉरी, धनात्मक त्वरण नहीं, धनात्मक विस्थापन, धनात्मक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यहाँ जहाँ उसको जाना था वहीं गया। तो क्या हो गया? वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है ना। तो क्या हो गया वहाँ पर? धनात्मक विस्थापन। कितना विस्थापन है? 1 किलोमीटर का। ठीक है, क्या है? 1 किलोमीटर का विस्थापन है दोस्तों। ठीक, अब आते हैं ऋणात्मक विस्थापन या निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक घर है दोस्तों। ठीक है, अब इस घर पर व्यक्ति को जाना था, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति है, इसको यहाँ जाना था, जबकि इसने क्या किया? इधर आ गया। जाना था इधर, आ गया वो इधर, अर्थात वो इससे अपोजिट आ गया दोस्तों। जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मुझे जाना है उधर, इस तरीके से जाना है, ठीक है, जबकि मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ, इस तरीके से पीछे आ जाता हूँ। तो मैं क्या किया? मैं निगेटिव दिशा में चला गया। मैंने क्या किया? एक निगेटिव दिशा में चला गया। जाना चाहिए था मुझे इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना था, जबकि मैं आ गया इधर निगेटिव डायरेक्शन में, अपने टारगेट के निगेटिव डायरेक्शन में मैं चला गया। तो क्या किया? मैंने निगेटिव विस्थापन तय कर लिया। मैंने क्या किया? निगेटिव विस्थापन एक तय कर लिया। अगर मैं इधर जाता तो क्या होता? वो धनात्मक विस्थापन होता। बट मैं चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो मैंने क्या किया? मैंने एक निगेटिव विस्थापन तय कर लिया दोस्तों। तो अगर इसके 3 कंडीशन इस तरीके से बनता है दोस्तों। अगर इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है
और पुनः चलकर इसी बिंदु पर आ जाता है तो वो जीरो विस्थापन होता है। इस बिंदु से चल के आगे जाता है, जिधर जाना है तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है या धनात्मक विस्थापन होता है। बट तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर इसको इस बिंदु से इधर जाना है बट ये पीछे आ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट या ऋणात्मक विस्थापन दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोस्तों अगर आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।